वेलकम करता हूं आप सभी को मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि जानते हैं कि डेली टॉप 50 एमसीक्यू और वह भी एमसीक्यू पूरा मिक्स होता है, जहां पे आपको सभी टॉपिक को कवर किया जाता है। तो आपको पता है और यह 50 क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चालू है। तो आने वाला 2-3 महीना में बहुत सारे प्रश्न के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा और यह काम सिर्फ और सिर्फ मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही किया जा रहा है। एकदम सटीक और एग्ज़ाम बेस्ड पर क्वेश्चन है, जिसमें आपको स्टेटमेंट कथन वाला और सारे लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। मैं दूसरे किसी चैनल के तरह नहीं जो है आपको एक एक लाइन का प्रश्न बता दूँ, जो आपको आता है वही बता दूँ। एकदम ज़बरदस्त आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर यह क्वेश्चन है, जहाँ पे आप सोचें। और साथ में क्वेश्चन आपको 50 हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको एक्स्ट्रा भी वीडियो में बताता हूँ, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर जॉब लेना है तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल नर्सिंग को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली बाय डेली टीएनएम हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, नर्सिंग ऑफिसर हो गया, अन्य भी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्न आपके सामने, फर्स्ट प्रश्न आज का आ चुका है। अब देखिए कितना ज़बरदस्त थियोरिकल प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया की रोकथाम के लिए की जाती है। माय डियर, आपको पता होना चाहिए कि जब प्रेगनेंसी का होता है समय, तो उस समय जो भी महिला होती है वह आयरन की गोली ज़्यादा लेती है। क्यों? क्योंकि उस समय एनीमिया का चांसेस ज़्यादा होता है, यानी रक्त की कमी ज़्यादा होने लगता है। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि इसके लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोली जो है ज़्यादा देते हैं। बाकी पैरासीटामोल किसके लिए है? यह एक आपका एंटीपायरेटिक है और एनाल्जेसिक भी है। यह दर्द और बुखार दोनों में काम करता है। ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होता है? जो संक्रमण के लिए होता है। मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है? जो आपके क्या करता है, यह बहुत ही सारा चीज़ों में यह आपके काम में आते हैं। तो आयरन फॉलिक एसिड क्या होता है? आपके एनीमिया से जो है बचाता है। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, और कितना शानदार प्रश्न आपके सामने है कि एड्स के लक्षण में कौन शामिल नहीं है। अब कुछ ऑप्शन हो सकता है जो एड्स के लक्षण होगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि लक्षण में कौन शामिल नहीं है। तो माय डियर, एड्स जिसको होता है तो उसको जो है डायरिया से रिलेटेड जो है उसको उत्सर्जन से संबंधित समस्या होने लगता है, यानी आंतीय समस्या, उसके जो यूँ कहा जाए तो पाचन तंत्र से संबंधित समस्या होने लगता है एड्स वाले मरीजों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नाइट स्वीट, ठीक है, नाइट स्वीट्स मतलब उसको रात के समय पसीना आता है, एड्स वाले मरीजों की सही बातें हैं। लेकिन एड्स वाले मरीज जो है वेट को गेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी स्प्लीनोमेगली, यह हमारा जो है क्या हो जाएगा, एस्पिलिन का जो है बढ़ने को एस्प्लीनोमेगली कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 3 नंबर का है, बहुत शानदार है। निम्न में से रूबेला के प्रिवेंशन निम्नलिखित में से कौन वैक्सीन संबंधित है। तो माय डियर, आपको पता होना चाहिए MMR, ठीक है, मम्स मिजल्स रूबेला है ना। तो रूबेला के प्रिवेंशन रोकथाम के लिए यही MMR तो टीका महत्वपूर्ण है। IPV ओरल पोलियो ठीक है ना, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन होता है। ठीक है, तो यह पोलियो के लिए होता है। पेंटावैलेंट होता है एक DPT डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनस के लिए, और MMR यही राइट आंसर होगा जो रूबेला के लिए होता है, मम्प्स मिजल रूबेला। ओके, डी आंसर सही होगा। अब यहाँ पे चौथा है, इंडिया किस ईयर में पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया। अब यह मोस्ट VVI प्रश्न है कि किस साल जो है भारत को पोलियो मुक्त जो है डिक्लेयर घोषित किया गया। पोलियो मुक्त 2012 में गलत, 2012 में नहीं होगा। ठीक है, 2013, 2014, 2015, तो भारत को जो है 2014 में पोलियो मुक्त, पोलियो फ्री जो है डिक्लेयर किया गया। ठीक है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रश्न आपको कोई नहीं बताएगा।
जाएगा। HIV संक्रमण निम्नलिखित में से किस तरीके से फैल सकता है या हो सकता है, ठीक है। तो मलीय मुखीय मार्ग, ओरल फीकल रूट द्वारा, और ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा, असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा, पैथोजन के घाव में प्रवेश करने के द्वारा। तो यह इसमें से सबसे बेस्ट कारण कौन है HIV के लिए, तो यही है, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो आपके HIV संक्रमण का खतरा बढ़ता है। जबकि जो ये डी ऑप्शन है, पैथोजन के घाव में प्रवेश करना, यह टिटनस के लिए होता है। अगर टिटनस किसी को होता है तो घाव के जरिए ही जो है टिटनस का स्पोर जो है प्रवेश कर जाता है, जिससे क्या होता है आपके दिक्कत होता है, समझ गए। चलिए, ड्रॉपलेट संक्रमण के जरिए TB वगैरह, अस्थमा वगैरह होता है, समझ गए, तो याद रखिएगा। आगे यहाँ पे देखिएगा, छठा है HIV के संक्रमण के मामले में निम्न में से इन्फेक्टियस मटेरियल कौन है, मतलब संक्रामक जो है पदार्थ कौन है HIV संक्रमण के मामले में, कौन सा है, मतलब जो व्यक्ति में फैला सकता है HIV, कौन सा पदार्थ है। तो पदार्थ पूछ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, रोगी के नाक तथा गले के सिक्रेशन, रोगी का मल, रोगी का रक्त, वीर्य आदि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं HIV सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होता है। तो उसी प्रकार से रोगी में अगर आप रक्त चढ़ा देंगे, उसका जो है सीमेन वीर्य जो है दूसरे में प्रवेश कर जाएगा, तो यह अनप्रोटेक्टेड रिलेशन हो गया। या अनप्रोटेक्टेड अगर ब्लड किसी पर चढ़ा देंगे HIV वाले को, तो यह हो जाएगा दूसरे में इन्फेक्टियस मटेरियल, यही होगा इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो यही आपका C ऑप्शन हो, ठीक है। आगे है सातवां है, बहुत शानदार है, कहता है MDRT, देख लीजिए MDRT फुल फॉर्म MDRT का मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। यह जो होता है इसका इलाज जो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, और इसका जो अवधि होता है वह जो है नॉर्मली 24 साल जो है होता है, और कम से कम जो बात करेगा 24 से 27 साल तो जो है इसका इलाज कम से कम जो है होता ही है। कम से कम जो है 1.5 साल इसके इलाज किए जाते हैं, और अधिकतम जो है 27 माह तक इलाज हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, सिफिलिस क्या है, तो सिफिलिस बैक्टीरियल बोर्न, यहाँ पे बोर्नी होगा, ठीक है ना, बोम नहीं होगा, बोर्नी होगा, BORNE होगा। बैक्टीरिया बोर्न STD है, वायरस बोर्न STD है, फंगस बोर्न STD है, प्रोटोजोआ बोर्न STD है। तो आपको पता होना चाहिए सिफिलिस जो है यह बैक्टीरियल बोर्न STD है, संक्रामक रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ओके, जो बैक्टीरिया से फैलता है। 9वां है, निम्न में से हाइपरटेंशन की रोकथाम का उपाय नहीं है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हाइपरटेंशन के रोकथाम का उपाय निम्न में से कौन नहीं है, कौन से इसमें से उपाय है जो हाइपरटेंशन को रोकथाम नहीं कर पाता हो। तो डेली रेगुलर एक्सरसाइज, यह तो जो है हाइपरटेंशन के जो है क्या करता है, यह हाइपरटेंशन के जो है रोकथाम करता है, बिल्कुल सही है। लो साल्ट लो फैट डाइट, यह भी रोकथाम करता है। एवॉइड ऑफ स्मोकिंग, इससे भी जो है हाइपरटेंशन रुकेगा। लेकिन साल्ट रिच डाइट, यहाँ पे डाइट होगा, ठीक है, DIET। अगर आप भोजन में रिच करते हैं साल्ट का, मतलब ज़्यादा लेते हैं, तो यह रोकथाम नहीं करेगा, यह बढ़ा देगा आपके हाइपरटेंशन का। तो D ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ओके। चलिए, 10 नंबर है, मेनिया से क्या समझते हैं। आप देखिए यहाँ पे मेंटल हेल्थ का आ गया प्रश्न, मेनिया से क्या समझते हैं। तो मेनिया का मतलब होता है माय डियर, मेनिया होता है जो हमारा उन्माद से रिलेटेड होता है। उन्माद, हिंदी में उन्माद कहते हैं, और जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है गाता उता है, बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को गुणवान योगवान समझता है, तो वही मेनिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए उन्माद D है राइट आंसर। यही
11 है किस ब्लड लीड लेवल पर, मतलब ब्लड में लीड का सीसा का लेवल कितना होगा कि लीड पॉइजनिंग जो है होने लगता है। ठीक है, लेवल कितनी होनी चाहिए। तो माय डियर आप लोग देख लीजिए, अगर आपके ब्लड में जो है 70 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर से अगर अधिक हो जाता है तो जाके जो है आपके ब्लड में लीड पॉइजनिंग हो जाता है, सीसा जो है विषाक्तता हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यह यूनिट जरूर याद रखिएगा, यूनिट से आप कंफ्यूज आ जाइएगा एग्जाम में। आपको इसके जगह पर हो सकता है 80 भी दे दे तो घबराना नहीं है। ठीक है, तो 70 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक होने पर आपको जो है लीड पॉइजनिंग होने लगता है। 12 है जेरियाट्रिक नर्सिंग से क्या समझते हैं। जेरियाट्रिक नर्सिंग से क्या समझते हैं, तो अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो पता होना चाहिए जेरियाट्रिक नर्सिंग के मतलब होता है वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहाँ है, ओल्ड वोमेन को प्रदान की जाने वाली नर्सिंग केयर, ओल्ड पर्सन को प्रदान की जाने वाली देखभाल, एक महिला की डिलीवरी के दौरान प्रदान की जाने वाली नर्सिंग देखभाल, नॉन ऑफ एबोव। तो इसमें सबसे राइट ऑप्शन ओल्ड पर्सन होगा। ओल्ड पर्सन जेरियाट्रिक जो है केयर से रिलेटेड है। ठीक है, 13 है निम्न में से साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कॉजेक्टिव फैक्टर कौन है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको लेने पर व्यक्ति के अंदर जो है इस कारण से जो है क्या होता है, साइकोटिक सब्सटेंस विकार आने लगता है। ठीक है, कौन सा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पुअर इम्पल्सन कंट्रोल, चिल्ड्हुड ट्रॉमा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई अगर साइकोटिक सब्सटेंस उपयोग करता है तो यह सब कारण बनता है व्यक्ति में समस्या होने का। तो टोटल हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ईसीटी में यूज किया जाता है। ईसीटी में क्या यूज किया जाता है, अब आपको पता होना चाहिए ईसीटी क्या है। ईसीटी को इलेक्ट्रोकन्वल्सन ट्रीटमेंट कहते हैं या थेरेपी कहते हैं, जो पागल व्यक्ति को खतरनाक स्थिति होने पर लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रवाह किया जाता है ब्रेन में। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ईसीटी के दौरान इलेक्ट्रोड जो है कहाँ पे लगाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए यह जो है न बटक पर लगाया जाता है, न चेस्ट पर, न स्टर्नम पर, यह ब्रेन के टेम्पोरल रीजन पर लगाया जाता है, याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे है 16 नंबर, कौन सी वैक्सीन समय जन्म के समय दिया जाता है, मतलब एट बर्थ टाइम कौन सी वैक्सीन दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बर्थ के समय BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी, यही वैक्सीन होता है जो व्यक्ति के अंदर जो है बच्चा के अंदर जन्म के समय दिया जाता है। बाकी जो आप देख रहे हैं ये सब के सब जो है नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी, यही वैक्सीन जो होता है बाई एट बर्थ जो है जन्म के समय दिया जाता है। 17 नंबर है व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले निम्न खाद्य पदार्थों में से कैल्शियम का गुड सोर्स कौन है। अब देखिए यहाँ पे ये आपके आ गया पोषण से संबंधित क्वेश्चन सब अब चल रहा है। तो कौन सा इसमें खाद्य पदार्थ है जो कैल्शियम के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है, तो कर्ड यह भी सही है, पनीर यह भी सही है, खोआ यह भी सही है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होगा, यह ऊपर नीचा हो गया है, ऑप्शन डी राइट होगा। इनमें सबसे जो है कैल्शियम मिल सकता है। ठीक है, 18 देखिएगा, 18 बहुत शानदार है, घेघा नामक रोग, ग्वाइटर नामक रोग किस पोषक पदार्थ के न्यूट्रिशन की कमी से होता है। तो आपको पता है आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन सी, थायमिन। तो आपको पता है आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर, निम्न में से कौन सी बीमारी वयस्कों में विटामिन डी की कमी से आ जाती है। तो आपको पता है विटामिन डी के कमी होने से हड्डी कमज़ोर हो जाता है, इससे रिकेट्स नामक बीमारी होता है। ठीक है, और साथ में इससे जो है आपके क्या होते हैं
ऑस्टोमलेशिया भी होता है, अस्थि मृदुता भी होता है। ठीक है, तो अस्थि इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन अस्थि मृदुता मतलब अस्थि का भंगुर होना, कमज़ोर होना। ठीक है, आगे है 20 नंबर, निम्न फूड सब्सटेंस में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है। मतलब नीचे जो दिया गया है फूड का जो पदार्थ है, भोजन का पदार्थ, उनमें सबसे अच्छा विटामिन सी किस में मिलेगा। सोयाबीन की दाल, आंवला, फिशर लीवर ऑयल, चने की दाल। तो हम लोग को पता है आंवला में सबसे अच्छा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, 21 नंबर है, देखिएगा, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण कौन है। ग्लूकोज, एल्बुमिन, लेसिथिनिल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा होता है और ग्लूकोज भी सेम है, तो यह कार्बोहाइड्रेट सबसे जो है अच्छा स्रोत होता है ग्लूकोज। ठीक है, 22 है, एनीमा लगाने हेतु पेशेंट की कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की। अब देखिए इतना अच्छा प्रश्न आपको जो है शायद ही कोई जो है बताए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एनीमा लगाने हेतु पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है। सुपाइन पोजीशन गलत, फाउलर पोजीशन गलत, लेफ्ट लेटरल सही और राइट गलत। तो लेफ्ट लेटरल होगा एनीमा के लिए। ओके, आगे देखते हैं। 23 नंबर है, अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल पल्स प्रेशर। अब यहाँ पे रेट नहीं पूछ रहा है, रेट में कन्फ्यूज आ जाइएगा तो फिर चले जाइएगा, गलत हो जाएगा। नॉर्मल पल्स प्रेशर नाड़ी दाब पूछ रहा है, तो नॉर्मल नाड़ी दाब कहेगा तो एवरेज जो है लगभग 40 mmHg होता है। ठीक है, लगभग 40 mmHg होता है, लेकिन इसमें देखिए 40 mmHg तो है नहीं, लेकिन 30 से 35 के बीच में 40 mmHg आएगा, तो यही राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप रेट समझ लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। माय डियर, 24 नंबर है, क्रोन डिजीज के पाए जाने की संभावना किस बॉडी पार्ट में सर्वाधिक होती है। तो आपको पता होना चाहिए यह क्रोन डिजीज जो होता है छोटी आंत के जो इलियम वाला भाग होता है ना, छोटी आंत के जो आपके इलियम वाला जो भाग होता है, इसी इलियम वाला भाग में जो है क्रोन डिजीज होता है। तो देखिए यहाँ पे इलियम कहीं पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए टर्मिनल इलियम है ना, यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 25 नंबर है, एपिस्टेक्सिस के ट्रीटमेंट के संबंध में ट्रू सेंटेंस नहीं है। अब यहाँ पे कहता है कि कौन ऐसा सेंटेंस इसमें दिया गया है जो एपिस्टेक्सिस का मतलब समझ रहे हैं, नक्सीर मतलब नाक से ब्लड आना, नक्सीर कहते हैं, इसी को इंग्लिश में एपिस्टेक्सिस कहते हैं। तो इसके इलाज में कौन सा संबंध जो है सही नहीं दिया गया है। यदि ब्लीडिंग अग्रभाग से हो तो इसे पिंच कर 5 से 10 मिनट तक प्रेशर करके अप्लाई करें, बिल्कुल सही है। हम एपिस्टेक्सिस के इलाज में नाक के दबा के रखते ही हैं। ठीक है, जिससे ब्लड जो है सिक्रेशन ज़्यादा ना हो। रोगी को सिटिंग पोजीशन प्रदान कर सिर को पीछे की ओर जो है टाइट कर देते हैं, और यही गलत है। रोगी को बैठा तो देते हैं सिटिंग पोजीशन में, बट सिर को पीछे रखने के लिए नहीं कहते हैं। जब सिर पीछे की तरफ करेंगे तो जो भी ब्लड नाक से निकल रहा है वह पीछा जो है सीधा वापस से नाक में चला जाएगा, तो वह ब्लड हानि करेगा अंदर जाने के बाद। तो जो भी ब्लड निकल गया हो उसको कंप्लीट बाहर निकाल दे, सिर को पीछे नहीं आगे की तरफ करके रखना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा बी होगा, जो एपिस्टेक्सिस के इलाज के लिए सही नहीं है, बी। ठीक है, बाकी नजल डीकॉन्जेस्टेंट देते हैं। यदि ब्लीडिंग पोस्टेरियर पार्ट से पीछे से हो तो पोस्टेरियर नजल पैकिंग करते हैं, यह भी सही है। ठीक है, तो बी ही सही होगा। 26 है, कोविड-19 बीमारी किस कारण होता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो आपको पता है यह एक वायरस के कारण होता है कोविड-19। ठीक है, 27 नंबर है, कहता है बहुत शानदार प्रश्न है, निम्न में से श्वसन से संबंधित असमान स्थिति नहीं है। अब यहाँ पे पूछता है कि निम्न में से कौन सा श्वसन से जुड़ी हुई असमान मतलब क्या होता है। असमान मतलब समस्या ही होता है। ठीक है,
तो सीधा समझिए, निम्न में से श्वसन से संबंधित जो है समस्या इस जो है नहीं है। कौन नहीं है? तो देखिए डिस्पोका, यहाँ पे डिस्पोनिया होता, यह भी श्वसन से रिलेटेड है। टेकीपेनिया, यह भी श्वसन से है। ब्रेडीपोनिया, यह भी श्वसन से रिलेटेड है। बाकी एनुरिया का मतलब होता है कि मूत्र का अनुपस्थित होना, और यह मूत्र से रिलेटेड है, तो यही हमारा राइट हो जाएगा। बाकी यह सब जो है हमारा श्वसन से रिलेटेड जो है असमान स्थिति है, ठीक है, जिसमें डिस्पोनिया, यहाँ पे ओ ई ए होता, सी के जगह पर ई होगा, सी के जगह पर ई होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें डिस्पोनिया में होता यह है कि आपके श्वसन लेने में कष्ट आता है। टेकीपेनिया में होता है श्वसन बहुत तीव्र हो जाता है। ब्रेडीपेनिया में होता है श्वसन बहुत मंद हो जाता है। तो यह सब श्वसन से रिलेटेड है, लेकिन एनुरिया मूत्र से रिलेटेड है। ओके, आगे चलते हैं। हो गया। 28 नंबर है, कहता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से क्या समझते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न दूंगा ना कि आप देखिएगा तो लगेगा कि हाँ वास्तव में कुछ समझे हैं, कुछ पढ़े हैं। दूसरा की तरह नहीं है कि बस चलो 20 क्वेश्चन कर लो, वीडियो अच्छा क्वेश्चन जो है एकदम हलवा क्वेश्चन बता दो और स्टूडेंट को भी लगे कि हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन सर MCQ करा रहे हैं। लेकिन रियल में तो क्वेश्चन ये है, वो सब तो विटामिन ई का नाम क्या है, ठीक है, विटामिन डी के कौन से रोग होते हैं, विटामिन ए के कमी से कौन से रोग होते हैं, ठीक है, CHC में कितने जो है स्टाफ पैटर्न होते हैं, ये सब तो कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ना है तो ये सब पढ़िए, और इसी सब से आपके एग्ज़ाम में आएंगे प्रश्न, चूँकि अब एग्ज़ाम का नेक्स्ट लेवल हो चुका है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है आंत में अवरोध होना, आंत में रुकावट आना। तो इस आंत में रुकावट से क्या समझते हैं, तो देख लीजिए, आपका कथन दिया गया है, समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। इंटेस्टाइन में मौजूद खाद्य पदार्थों की आगे की ओर होने वाली गति बाधा उत्पन्न होना, और यही राइट है। जब बाधा उत्पन्न होगा, जब रुकावट आएगा, तो कोई भी खाद्य पदार्थ आंत से जो बाहर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो रुकावट आएगा तो इधर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो यही खाद्य पदार्थ आगे की तरफ जाने में बाधा होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा ए ही सही हो जाएगा। 29 है, निम्न में से बेड शोर का सबसे कॉमन कॉज कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए बेड शोर प्रेशर के कारण होता है, और दबाव पड़ने से ही सबसे जो है कॉमन यही होगा प्रेशर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर भी इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर है, वयस्कों में ईयर पेन होने का सबसे समान कारण क्या है। मतलब एडल्ट में कौन सा ऐसा कारण है जो कान में दर्द होता है। तो माय डियर, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस इंटरना और मास्टोइडाइटिस। तो वयस्क में दर्द होने का सबसे समान कारण होता है ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना याद रखिएगा, ठीक है। 31 है, निम्न में से पेरिटोनियल डायलिसिस का कंट्रा इंडेक्शन नहीं है। कंट्रा इंडेक्शन का मतलब समझ रहे हैं कि कंट्रा इंडेक्शन का मतलब होता है एक होता है इंडेक्शन और एक होता है कंट्रा इंडेक्शन। तो कंट्रा इंडेक्शन के मतलब होता है निषेध। तो इसमें क्या होगा, पेरिटोनियल डायलिसिस का निषेध नहीं है। मतलब किस में जो है पेरिटोनियल डायलिसिस निषेध नहीं है, तो ऑप्शन में है पेरिटोनाइटिस, इसमें तो निषेध है ही। एब्डोमिनल एडोनोसिस है ही, ठीक है। रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, इसमें भी नहीं किया जाएगा। बाकी इंड स्टेज रीनल डिजीज, अगर गुर्दा से संबंधित कोई अगर समस्या है और वह इंड स्टेज पर है, तो यहाँ पे किया जाता है आपके पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो यह जो है यह आपके नहीं है, यह कंट्रा इंडेक्शन नहीं है, मतलब यह निषेध नहीं है, मतलब इसमें होगा, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के इसी प्रकार से पूछता है। एक एस्फाइक्सिया से रोगी को दी जाने वाली प्राथमिक उपचार है। अब आप पहले ये समझिए कि एस्फाइक्सिया होता क्या है। तो श्वसन कष्ट होना, ठीक है, श्वास अवरोध होना ही एस्फाइक्सिया कहलाता है, ठीक है। देख लीजिए, गर्दन के आसपास फेफड़ों को ढीला कर दे, एयरवे को खुला रखने के लिए रोगी के ललाट फॉरहेड को थोड़ा पीछे की ओर तथा टूढ़ी चीन के नीचे की ओर घुमाए, मुख में मुख विधि द्वारा श्वसन दे, उपरोक्त सभी। तो यह कहीं सब के सब जो है आपके श्वसन से ही रिलेटेड है, जो श्वास को क्लियर करेगा और एस्फेक्सिया को रोगी को राहत देगा। तो उपरोक्त सभी सही होगा, ठीक है।
33 नंबर है, कहता है खुले ओपन वाउंड प्रारंभिक देखभाल में शामिल है। ओपन वाउंड खुले घाव को प्रारंभिक स्तर में कौन सा देखभाल है? सर्वप्रथम ब्लडिंग को नियंत्रित करे, बिल्कुल सही है। रोगी के घाव वाले अंग को स्थिर रखने के लिए कहे, बिल्कुल सही है। आवश्यकता अनुसार घाव की ड्रेसिंग करे। तो यह सब के सब प्राथमिक उपचार में हो सकता है खुले घाव में, तो उपरोक्त सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 34 नंबर है, निम्न में से किस डिजीज को आम बोलचाल की भाषा में आधा सिर का दर्द कहा जाता है? तो आधा सिर आप लोग देखते होइएगा, अर्टिकेरिया, माइग्रेन, अस्थमा, एब्डोमिनल डिस्टेनेशन। तो आपको पता होना चाहिए माइग्रेन को जो है अधकपारी कहते हैं ना, अधकपारी गांव में आधा सिर का दर्द यही माइग्रेन होता है। ठीक है, हो गया। 35 नंबर है, फिस्टूला क्या होता है? तो माय डियर, फिस्टूला का मतलब होता है कि एक अंग ए है और एक अंग ए है, लेकिन यह अंग जो है इधर जाकर इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो यही जो है हमारा यहाँ पे जहाँ पे कनेक्ट होगा ना दो अंग आपस में, और वह ब्लड वाला नली जहाँ पे कनेक्ट हो जाता है वही फिस्टूला होता है। ठीक है, फिस्टूला का मतलब होता है कि ब्लड का जो अंग जिसमें ब्लड प्रवाह हो रहा है वह एक अंग दूसरे अंग में जाकर जो है एबनॉर्मल असमान तरीके से जुड़ जाता है, और इसी को जहाँ पे जुड़ता है उसी को फिस्टूला कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यह एक पाइप है, यह एक पाइप है, और यह यहाँ पे जो है एक पाइप जो है यहाँ पे आके जो है कनेक्ट हो गया इससे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक कनेक्ट हो गया यही फिस्टूला बना देता है। समझ गए? चलिए, तो देख लीजिए दो ब्लड ऑर्गेन के बीच एबनॉर्मल कम्युनिकेशन। एबनॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब वही होता है कि ज्वाइंट हो जाना। ठीक है, तो ही बी ऑप्शन सही है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको पता है लीवर आपका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, 37 नंबर है, एम का मतलब क्या होता है? तो दोपहर से पूर्व, यदि आपातकाल में आवश्यक हो तो कल सुबह आज रात। तो एम का मतलब ही होता है कि दोपहर से पूर्व। दोपहर से पूर्व जो होता है उसी को तो हम लोग सुबह के समय एम कहते हैं ना। ठीक है, 38 नंबर है, सब क्यूटेनियस इंजेक्शन यानी अर्धत्वचीय इंजेक्शन कितने डिग्री पर एंगल पर लगाया जाता है? तो पता होना चाहिए 360, 60 डिग्री, जो है 15 डिग्री, 45 डिग्री। तो जो सब क्यूटेनियस इंजेक्शन होता है वह 45 डिग्री पर लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। 39 है, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? अब जो लीवर है उसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जो है स्टोर होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लेक्टोज, ग्लाइकोजेन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, तो लीवर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन में बदलता है। ओके, एसी का मतलब क्या होता है? तो एसी का मतलब होता है कि बिफोर मील, मतलब खाने से पहले। तो खाने से पहले अगर कोई दवाई लेना हो तो उसे एसी कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। ओके ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर, मालिश करने से आप क्या समझते हैं? तो मालिश करने से का मतलब होता है कि लंग्स में औषधि युक्त गैस को अंदर खींचने की प्रक्रिया। ठीक है, किसी मलहम को स्किन पर रगड़ना, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मालिश यही ना होता है कि कोई भी तेल हो गया, कोई भी मलहम हो गया, ठीक है, कोई भी पाउडर हो गया, उसको स्किन पर रगड़ना ही मालिश कहलाता है। ठीक है, समझ गए? तो बी आंसर यही हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव आईवी द्रव का एग्जाम्पल नहीं है? अब देखिए कह रहा है नहीं है, तो 5% डेक्स्ट्रोज यह भी तो है ही, आपके सलाइन का उदाहरण है ही, तरल का अध्ययन। ठीक है, 10% डेक्स्ट्रोज यह भी जो है आईवी सलाइन का उदाहरण है। RL रिंगर लैक्टेट यह भी आपका जो है एग्जाम्पल है आईवी इंट्रावेन द्रव का। लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो द्रव ही, लेकिन यह जो है घाव वगैरह को, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए काम में आता है। घाव वगैरह को साफ करने के लिए ड्रेसिंग वगैरह में यूज करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो डी आंसर सही होगा।
43 नंबर है, निम्न में से मेडिकल हैंड वॉशिंग के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है। मेडिकल हैंड वॉशिंग मतलब जो हाथ धोते हैं ना, उसमें कौन सा सेंटेंस जो है इसमें सही दिया गया है उसके बारे में। तो हाथ कोहनी के स्तर से ऊपर हो। ए नंबर में कहता है कि जो हमारा हाथ हो वह केहूनी एल्बो से ऊपर हो। कोहनी जो है, कोहनी को हाथ के स्तर से ऊपर रखना चाहिए। कोहनी एवं हाथ को एक ही लेवल पर रखना चाहिए। केवल हाथ धोने चाहिए, कोहनी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए हैंड वॉशिंग के आप लोग रूल सीखे होइएगा। जो एल्बो जो कोहनी होता है, कोहनी को हाथ के स्तर के ऊपर रखना चाहिए, यानी हाथ नीचा होगा, केहूनी ऊपर होगा, तभी जो है जल पानी जो है आराम से नीचे की तरफ जो है चला जाएगा स्लोपिंग के माध्यम से। लेकिन अगर आप हाथ ऊपर करेंगे तो ऊपर वाला जो हाथ धोए रहेंगे वह नीचे केहूनी के माध्यम से गिरेगा, नीचे से सरक के केहूनी में आए, तो यह गलत हो जाएगा। इसलिए केहूनी को हाथ के स्तर से जो है ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, चलिए 44 है, कहता है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस मतलब बार बार अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस होता है, टॉन्सिल में समस्या होता है, तो उस केस में कौन सी सर्जरी की जाती है। तो आपका पता होना चाहिए, देख लीजिए टोंगेक्टोमी, गैस्ट्रोटोमी, टॉन्सिलेक्टोमी, फेरिंजोटोमी। तो टॉन्सिल का जो सर्जरी किया जाता है उसे टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, आगे है 45, देख लीजिए पाइलोरोप्लास्टी में क्या होता है। तो पाइलोरोप्लास्टी का मतलब होता है पाइलोरिक एस्फिंक्टर को हल्का सा शिथिल किया जाता है, पाइलोरिक एस्फिंक्टर को हल्का सा संकरा किया जाता है, पाइलोरिक एस्फिंक्टर को रिमूव कर दिया जाता है, पाइलोरिक एस्फिंक्टर को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए यह पाइलोरिक कहाँ होता है। तो जो हमारा एब्डोमिनल का लास्ट छोर होता है ना, वहीं पे पाइलोरिक वाल्व होता है जो अमाशय के साथ जुड़ा होता है, और यह एस्फिंक्टर जो है आंत और जो है पेट के बीच में दरवाजे के काम करता है, और यह एस्फिंक्टर बंद होता है तो आंत का भोजन वापस पेट में नहीं आ पाता है। तो एस्फिंक्टर का ही रोल होता है। तो पाइलोरिक एस्फिंक्टर को हल्का सा शिथिल कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यही पाइलोरोप्लास्टी का मतलब होता है कि पाइलोरिक एस्फिंक्टर को हल्का सा शिथिल करना। ठीक है, 46 नंबर का है हेमोडायलिसिस के बारे में कौन सा सही है। माय डियर, यह बॉडी में नाइट्रोजिनियस वेस्ट को रिड्यूस करता है। इसमें पेशेंट को विभिन्न पोजीशन प्रोवाइड करते हुए लंग के विभिन्न सेगमेंट को सिक्रेशन को रिमूव करता है। गलत है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स की सहायता से स्टोन्स को छोटे छोटे टुकड़े में जो है क्या किया जाता है, पीसेज में ब्रेक किया जाता है, और यह भी गलत है। ठीक है, चूँकि हेमोडायलिसिस यह डायलिसिस होता है तो यह वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा कि यह बॉडी से नाइट्रोजिनियस वेस्ट पदार्थों को रिड्यूस करता है, कम करता है। क्यों? क्योंकि डायलिसिस का काम ही होता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करना। निम्न में से फादर ऑफ सर्जरी कौन है। तो माय डियर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, चरक, हिपोक्रेट्स और सुश्रुत। तो सुश्रुत जो है सर्जरी फादर ऑफ सर्जरी जो है होते हैं। तो ये ऑप्शन में डी सही होगा। 48 है, किसी आबादी या समुदाय में कोई संक्रमित रोगी के पहले रोगी फर्स्ट केस को क्या कहते हैं। इंडेक्स केस कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस और कैरियर। तो कोई आबादी या समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी जो मिलता है तो उसे हम लोग प्राइमरी केस कहते हैं। मतलब किसी समाज में अगर कोई संक्रामक बीमारी फैलता है तो उस संक्रामक बीमारी का कोई प्रथम मरीज जो मिलता है तो उसे प्राइमरी केस कहते हैं। ठीक है, 49 नंबर है, देख लीजिए सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट हेतु चॉइस ऑफ सर्जरी है। अब ये फाइब्रॉइड क्या होता है। तो माय डियर, जो यूट्रस होता है ना, गर्भाशय, उसमें छोटे छोटे जो है पेशिया का जो है यह जो है गांठ सा बन जाता है, छोटे छोटे। तो इसी को हम लोग फाइब्रॉइड कहते हैं। ठीक है, तो यह इसे ट्रीटमेंट के लिए जो चॉइस ऑफ सर्जरी होता है वह सेनिजेशन, हिस्टेरेक्टोमी, उफ्रेक्टोमी
और बिलरोथ 1। तो राइट आंसर हिस्टेरेक्टोमी होता है, जिससे फाइब्रॉइड को निकाला जाता है। ठीक है, और आज का लास्ट है, निम्न में से असत्य कथन को चुनना है। क्या है असत्य कथन? वर्बल कम्युनिकेशन की तुलना में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सच्चाई के अधिक नज़दीक होता है, और यही बातें गलत है। वर्बल कम्युनिकेशन की तुलना में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा जो है आपके सच्चाई नहीं होता है, क्योंकि वर्बल होता है वह अर्थपूर्ण होता है, नॉन वर्बल जो होता है यह अर्थपूर्ण नहीं होता है। तो इसमें सच्चाई कहाँ से होगा? तो पहला ही गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे देख लीजिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तुलना में यहाँ पे देख लीजिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तुलना में वर्बल कम्युनिकेशन की सच्चाई के अधिक नज़दीक होता है। तो माय डियर सत्य बात है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो जो है उतना आपके इफ़ेक्टिव नहीं होता है, तो इसके तुलना में जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है यह ज़्यादा अच्छा होता है, और इसमें ज़्यादा जो है ट्रूथ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, और मैंने कंप्लीट 50 क्वेश्चन ये, तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी लोग देख रहे हैं शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप में, ताकि यह मेरा मेहनत आप लोग के लिए बहुत बहुत रंग लाए और आप लोग मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाए जॉब में। ठीक है।